हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बायो क्लास। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, लाइफ प्रोसेस ही। चैप्टर अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, जो कि क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसी में हमने अभी तक एक टॉपिक कंप्लीट किया है, न्यूट्रिशन। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो हमारा न्यूट्रिशन का है, और न्यूट्रिशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी। ठीक है, अब देखो, फूड तो हमने ले लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, एसिमिलेशन हो गया, इनकी यूज़ हो गया ग्रोथ में, रिपेयरिंग में। लेकिन उस फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? फूड तो हमने ले लिया, लेकिन उस फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एनर्जी के लिए नेक्स्ट प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। एनर्जी के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो, रेस्पिरेशन है क्या चीज़? रेस्पिरेशन है क्या? देखो, जनरली किसी कॉमन मैन से जाके पूछे ना, किसी आम आदमी से हम ये पूछ लें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो देखो वो हमें बताएगा कि इट्स क्या है, कि सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन है। वो हमें क्या कहेगा कि सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन है। लेकिन रेस्पिरेशन की ये डेफिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रेस्पिरेशन में दो चीज़ें हैं। एक है ब्रीथिंग, या हम कहें सिंपली अगर हम कहें तो इट्स वेंटिलेशन ऑफ गैसेस। ये रेस्पिरेशन जो है, ये दो चीज़ों को इन्वॉल्व करती है। एक होता है वेंटिलेशन ऑफ गैसेस, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इस रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है वेंटिलेशन ऑफ गैसेस, और दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि वेंटिलेशन ऑफ गैसेस क्या है। इस वेंटिलेशन ऑफ गैसेस को हम कहेंगे ब्रीथिंग। इस वेंटिलेशन ऑफ गैसेस को हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है, इसके लिए पर्टिकुलर टर्म यूज़ करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके लिए हम पर्टिकुलर टर्म यूज़ करेंगे, इट्स सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या है कि रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आएंगी, दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है। एक होता है वेंटिलेशन ऑफ गैसेस, जिसको हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं। सिंपल जो सांस लेना है ना हमारा, दैट इज़ वेंटिलेशन, और वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उस फूड का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो, ब्रीथिंग, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन and exhalation of CO2. What is breathing? Breathing is the inhalation of oxygen, ऑक्सीजन को लेना, and exhalation of CO2, और CO2 को रिलीज कर देना। ये क्या है? दिस वन इज ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग है, सांस लेना और छोड़ना। लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और सांस जो छोड़ते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? CO2। जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी? फूड के साथ रिएक्ट करेगी, और क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी। CO2 जनरली देखते हैं, पूरा नहीं लिखते हम, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तीन होंगे, वाटर, CO2, एनर्जी। यहाँ सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ गई, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी और CO2 रिलीज हुई। एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे, और जो ये CO2 है वो यहाँ से फिर कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। अब ये नहीं है कि ये दो प्रोसेसेस है तो बिल्कुल अलग अलग है, डिपेंडेंट नहीं है, नहीं, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जो हमने ऑक्सीजन ली, वही ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, और CO2 रिलीज होगी। जो CO2 यहाँ रिलीज हुई फूड ऑक्सीडेशन में, वो ऑक्सीजन ही ब्रीथिंग में बाहर जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब कई बार क्या होता है,
थोड़ा बहुत डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहला स्टेप तो यही बताएंगे कि ब्रीथिंग इज द वेंटिलेशन ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग क्या है? सिंपल वेंटिलेशन है गैसेस की, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीथिंग क्या है? वेंटिलेशन ऑफ गैसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। चलो देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में। देखो सबसे पहला तो ये हुआ, ये वेंटिलेशन ऑफ गैसेस और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पहला डिफरेंस तो यही हुआ। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो ये ऑर्गन लेवल पे होता है। ब्रीथिंग किस पे है? ऑर्गन लेवल पे है। ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल से लेंगे, नोज़ है, नोस्ट्रिल से एयर लेंगे, फिर वो ट्रैकिया से होती हुई लंग्स के अंदर जाएगी, तो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन किस लेवल पे होती है? सेलुलर, नाम से ही पता चल रहा है, इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेलुलर लेवल पे होती है, जबकि ब्रीथिंग हमारी कहाँ होती है? ऑर्गन लेवल पे होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगी? सेलुलर लेवल पे होगी। अब देखो तीसरे पॉइंट की बात करें, क्या इसमें एनर्जी रिलीज हुई? ब्रीथिंग में नो एनर्जी इज रिलीज्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कई बार पेपर में क्या पूछा जाता है कि राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। कई बार पेपर में आ जाता है कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताओ। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस हो गए किस किस में? ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आगे मूव करते हैं, अब हम आगे मूव करेंगे इसमें। अब देखो जो ब्रेकडाउन होता है, जिस प्रोडक्ट से हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? वो सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा है क्या? दैट इज ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है हमारा? ग्लूकोज। और ध्यान हो तो तुम्हें अपने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है किसका एंड प्रोडक्ट है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है न्यूट्रिशन की, तो आप नीचे दिए गए लिंक, जो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ जाकर उन वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप उन लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, अगर इससे पीछे वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ उस लिंक से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर आपको अच्छी लगी, समझ आ रहा है, तो आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे हम, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज है। और न्यूट्रिशन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, अब देखो अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज हमें पता है क्या है? C6H12O6, यानी कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो ग्लूकोज है सबसे पहले, ये जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है? ये कन्वर्ट होती है पायरुविक एसिड में।
इसमें कन्वर्ट हुई ये पायरुविक एसिड में। और ये जो है पायरुविक एसिड, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ग्लूकोज की हमने बात की, कितनी कार्बन है? 6। लेकिन पायरुविक एसिड में कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। तो जाहिर सी बात है 3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 के। 3 कार्बन का एक पायरुविक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। और इस स्टेप को हम बोलेंगे क्या? ग्लाइकोलिसिस। इट्स ग्लाइकोलिसिस। और होगा कहाँ ये? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। देखो तुमने इससे पहले क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप की होती है, एक एरोबिक और दूसरी एनारोबिक। पढ़ा होगा कि एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। यहाँ भी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्टेप की बात हमने इसलिए की क्योंकि ये स्टेप कॉमन है। चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या एनारोबिक हो, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक का स्टेप सबके अंदर कॉमन होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, लेकिन ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में ही ब्रेक होगी। अब ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। और होगा कहाँ ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ध्यान हो तो ये जैसे सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस है और ये जो है सेल का साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये बहुत सारी क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये कहाँ होगा? ये यहाँ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। पहला स्टेप कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। क्लियर? अब देखो जब ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में तो उसको हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं उसके लिए, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। उसके लिए हम पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। अब ये नहीं कि ग्लूकोज डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है पायरुविक एसिड में, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स बनते हैं तब जाकर ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड। और उस पूरे स्टेप्स को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। पूरे को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, या इसको EMP पाथवे भी बोला जाता है। अगर और हायर लेवल की बात करें तो इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट हैं, एमजन, मीयरहोफ और एक है परनास। इन 3 साइंटिस्ट के नाम पे इनको EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो जो ये है पायरुविक एसिड है, इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। ठीक है, देखो कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गई, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। दूसरा, ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज कहाँ कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में? सेल के साइटोप्लाज्म में। और तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस। उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इस पायरुविक एसिड का आगे होगा क्या? अब इस पायरुविक एसिड का आगे होगा क्या? वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी मिलेंगी। वो किस पे डिपेंड करता है कि आगे कंडीशंस कैसी होंगी। सॉरी, कंडीशन से मतलब है कंडीशन से क्या मतलब है कि
कंडीशन से हमारा मतलब है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। कंडीशन से हमारा मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी या ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। अब आगे देखते हैं होगा क्या। अब देखो क्या आया, पायरोइक एसिड। अब देखो अगर पायरोइक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरोइक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में ब्रेक हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। अब देखो एक चीज यहां से कि ये जो स्टेप है ना, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये जो काम होता है आगे वाला, ये होगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच पार्ट ऑफ द सेल पायरोइक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2O। सेल के किस पार्ट में पायरोइक एसिड का CO2 और H2O में ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है कहाँ, दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर पूछ लिया जाए इसको कहेंगे क्या, तो इसको कहते हैं क्रैब्स साइकिल। जैसे जब ग्लूकोज पायरोइक एसिड में टूटा तो हमने कहा ग्लाइकोलिसिस, और जब वही पायरोइक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O और एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्रैब साइकिल बोलते हैं। और क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ये क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। और ये रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको हम कौन सी कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये किस में हुई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई, इसीलिए हम इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एक और चीज़ कि इस रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ ब्रेकडाउन क्या हुआ, कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेक हो गया CO2 और H2O में। क्लियर, समझ आया। तो पायरोइक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कन्वर्ट हुआ CO2 H2O एनर्जी में, जिसको जो होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहेंगे क्या, क्रैब साइकिल। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। क्लियर। अब बात करेंगे अगर इस पायरोइक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होगा, हम कहें क्या कहेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, तो पायरोइक एसिड किस में ब्रेक हो जाएगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब इथेनॉल क्या है, C2H5OH। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। और किस में होता है, यीस्ट, किस में, यीस्ट में। क्लियर। अब देखो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो रेस्पिरेशन क्या हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरोइक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा, किस में, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में। किस में होती है, यीस्ट में। और जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम, दैट इज जाइमेज। एंजाइम क्या है, जाइमेज। ठीक है। अब ये कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में ही होगी। ये कहाँ होगी, ये होगी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पायरोइक एसिड जब इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ये।
ये ब्रेकडाउन कैसा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। कैसा ब्रेकडाउन है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, फर्मेंटेशन। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। क्लियर? तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल CO2 एनर्जी, साइट होगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में। एंजाइम जाइमेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, और इसको हम और क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और हम इसको क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। किस में होती है? यीस्ट के अंदर। वैसे बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, लेकिन कॉमनली हम किसकी बात करेंगे? यीस्ट की। अब देखो यहाँ से दोनों ही जगह हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की, और दोनों ही रेस्पिरेशन में हमने देखा कि CO2 रिलीज हुई है, एनर्जी तो हुई है, CO2 भी रिलीज हुई है। तो CO2 रिलीज हुई है, इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी जिसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे लाइम वाटर के बारे में, तो लाइम वाटर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में, अगर हम लैब में एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम लाइम वाटर ले लें और अब इसमें एयर ब्लो करें, एक वो ली, अब अगर हम इसके अंदर एयर ब्लो करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। कुछ टाइम के बाद लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लाइम वाटर के साथ जब CO2 रिएक्ट करती है तो वो कैसा हो जाता है? मिल्की। लाइम वाटर के साथ जब CO2 रिएक्ट करती है तो वो मिल्की हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम मान एक ये ली, हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। ये अगर हम यीस्ट का देखें, ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन डाला। इसमें क्या लिया? शुगर सॉल्यूशन। क्या लिया हमने? शुगर सॉल्यूशन। और इसमें एक पिंच हमने यीस्ट डाल दिया, और इसके अंदर हमने क्या डाला? यीस्ट डाला। अब इसको एक कॉर्क लगा के सेट कर देंगे। इस कॉर्क के सिर्फ यहाँ होल है। अब इसमें से हम इस तरह से एक वो निकालेंगे, एक बेंट ट्यूब निकालेंगे, और इस बेंट ट्यूब का एक एंड हम किसके अंदर इमर्स कर देंगे? ये हम इमर्स कर देंगे किसमें? इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। इसके अंदर क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इस सेटअप को छोड़ दिया हमने, और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे ना तो ये लाइम वाटर हमें कैसा मिलेगा? मिल्की मिलेगा। कुछ टाइम के बाद हमें लाइम वाटर मिल्की मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो यीस्ट है इसने CO2 रिलीज की, और वो CO2 जब यहाँ गई तो वो CO2 लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। और तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट है तो वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। तो लाइम वाटर CO2 की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? मिल्की। ये चीज़ याद रखनी है कि CO2 को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? लाइम वाटर यूज़ करते हैं, और CO2 की प्रेजेंस में लाइम वाटर हो कैसा जाता है? वो हो जाता है मिल्की। क्लियर? अब इसके बाद अब देखो, हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात की, हमने ऑक्सीजन की एब्सेंस की बात की, लेकिन हमने एक चीज़ तो छोड़ ही दी, लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट। हमने क्या छोड़ दिया? हमने छोड़ा लैक ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी। एक एब्सेंस था, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन।
एक हमने बात की ऑक्सीजन की एब्सेंस की, अब हम किसकी बात करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन की। और बेसिकली ध्यान हो, पता हो तो कहाँ होती है, इन मसल सेल। कहाँ, इन मसल सेल। देखो क्या होता है, पायरोइक एसिड तक तो यहाँ भी कॉमन है, पायरोइक एसिड तक तो यहाँ भी कॉमन है, लेकिन इसके बाद अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ये भी होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये भी कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये पायरोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ जो है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, CO2 नहीं है। और कहाँ हुई, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखो लैक्टिक एसिड क्या है, ये CH3 CHOH COOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3 CHOH COOH। क्लियर। अब देखो मेन मुद्दे की बात करते हैं, इसको एक बार हटा लेते हैं यहाँ से, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, हमारी मसल सेल में। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या आते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या आते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं किस वजह से, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक नंबर का पूछेंगे, एक एक चीज़ पूछेंगे, एसिड्स के नाम दे दिए, लैक्टिक एसिड है, इथेनॉल है या पायरोइक एसिड है, किस वजह से क्रैम्प्स आते हैं। और अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो वाई मस्कुलर क्रैम्प्स अकर, तो मस्कुलर क्रैम्प्स अकर ड्यू टू लैक्टिक एसिड। मस्कुलर क्रैम्प्स किसकी वजह से हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम, कब होता है ये, हमेशा तो नहीं होता, कब होगा, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। देखो तुम बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी जिम ज्वाइन किया होगा या कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की होगी, लेग्स की बेसिकली, या पेट की या हैंड्स की। तो जब हम पहली बार एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारी मसल्स को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज के लिए। क्या होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी यूज़ होती है। तो एनर्जी कब मिलेगी, जब फर्स्टली ऑक्सीडेशन होगा फूड का। लेकिन जितनी स्पीड से मसल्स को एनर्जी चाहिए उतनी स्पीड से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो मसल्स के अंदर पायरोइक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटना शुरू कर देता है। किसमें, लैक्टिक एसिड में। क्या होता है, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उतनी स्पीड से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है मसल्स को जितनी उनको चाहिए, तो मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना शुरू कर देती हैं। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, अजीब सा पेन होता है। तो अब मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं तो उनका इलाज क्या होता है कि एक ल्यूकेवॉर्म वाटर जो है, हल्के से हल्का जो गर्म पानी है उससे जब गर्म नहाते हैं तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। क्लियर। तो 3 चीज़ें यहाँ से हमने पढ़ी। ठीक है, ये तो हमने अलग अलग इन तीनों चीज़ों की बात की। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सीधा एक तो कई बार इन ये चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं, एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। क्वेश्चन क्या आता है
क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 3 डिफरेंट वेज, या 3 भी ना दे तो सिर्फ इतना दे दे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज in which glucose is broken down, in which glucose is broken down। कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होती है? कितने नंबर में? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना के, क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस में? पायरुविक एसिड। लिखना नहीं भूलेंगे। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ? साइटोप्लाज्म। कहेंगे क्या? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सिंपल पढ़ चुके हैं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 बना देंगे। पहला कंसेप्ट बना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला बनाया हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या आएगा? CO2 H2O प्लस एनर्जी। क्या आया? CO2 H2O एनर्जी। कब? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कहाँ होगा? होगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा कंसेप्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा लिया लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में। हुआ कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तीसरा कंसेप्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या आएगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और ये कहाँ हुआ? इट इज ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, तो हम ये इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये 3 वे हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे कि ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, ये प्रेजेंस ऑक्सीजन की, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के बता देंगे तो भी पूरे 3 नंबर हमें मिलेंगे। क्लियर? ये क्या है? ये है 3 तरीके जिससे ग्लूकोज ब्रेक होती है। क्लियर? अब यहाँ से हम एक डिफरेंस की बात करेंगे, किस किस के बीच में? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वो भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस जो हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं। देखो एरोबिक, अब देखो कुछ चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहला, इट
occurs in presence of oxygen. एरोबिक यानी कि किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में. दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ऑकर्स इन, क्योंकि पहला स्टेप तो कॉमन है साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो मेन बात करेंगे वो कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में. ये मेन है. कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में. जबकि anaerobic respiration occurs in cytoplasm. ठीक है, पहला तो प्रेजेंस और एब्सेंस का आ गया. दूसरा साइट कि एरोबिक साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में. एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स क्या है? CO2, H2O एंड एनर्जी. एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2, H2O, एनर्जी. जबकि यहाँ जो एंड प्रोडक्ट्स हैं क्या है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. और सबसे मेन की बात करें तो इथेनॉल प्लस CO2 एंड एनर्जी. इथेनॉल, CO2, एनर्जी. अब देखो, एनर्जी तो यहाँ भी रिलीज हुई, एनर्जी यहाँ भी रिलीज हुई, लेकिन बड़ा डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. more amount of energy released. ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ क्या है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब देखो, एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, तो यहाँ बनते 36 एटीपी. देखो, कई जगह तुम्हें मिलेगा 38 एटीपी, कई जगह क्या मिलेगा? 36 की जगह 38 मिलेगा. टोटल 38 बनते हैं, लेकिन उनमें से 2 यूज हो जाते हैं, तो नेट गेन जो होता है वो 36 का होता है. बनते 38 हैं, लेकिन 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, तो नेट गेन जो होता है वो 36 का है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम मान के चलेंगे 36 एटीपी. और यहाँ सिर्फ कितने? सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होते हैं. कितने एटीपी बने? 36 एटीपी. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होते हैं. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन, क्योंकि सब फूड ही है वो जिससे एनर्जी मिलेगी. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड. और यहाँ क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. और सबसे लास्ट में हम क्या बता देंगे? एग्जाम्पल्स दे देंगे. लास्ट में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स दे देंगे. प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, कैट है, डॉग है, सारे क्या हैं? एरोबिक हैं. और एनारोबिक में हम किसको बताएंगे? यीस्ट एंड बैक्टीरिया. ठीक है. और एक चीज़, एनारोबिक रेस्पिरेशन और हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है वो देखो. हमारी बॉडी के अंदर एक हमारे मसल सेल के अंदर,
हमेशा नहीं जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे। मसल सेल और दूसरा आरबीसी, आरबीसी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों होती है आरबीसी में? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। क्या नहीं होता? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं आरबीसी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो हमारी आरबीसी में क्या होता है? एनारोबिक। देखो डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस। कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2H2O एनर्जी। इसका इथेनॉल CO2 एनर्जी या लैक्टिक एसिड एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होगी। टोटल 36 ATP बनेंगे, यहाँ 2 ATP। कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। और प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और ये यीस्ट और बैक्टीरिया जिनके अंदर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? ये तो था डिफरेंस। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट वेज ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के, या अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी कि किसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अब देखो एटीपी के बारे में तो हमने बात नहीं की। अब क्या होता है कि जो एनर्जी की बात कर रहे थे हम, CO2H2O एनर्जी, वो एनर्जी इमीडिएटली यूज होगी किसमें? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुई वो इमीडिएटली यूज हो जाएगी किसमें? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और ये फिर कौन सी रिएक्शंस में यूज होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। कौन सी रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो चलेंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं एटीपी बनेगा कैसे। इस एनर्जी की प्रेजेंस में कौन सी ये जो एनर्जी बनी, ये एनर्जी की प्रेजेंस में क्या होगा? एडीपी है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? एडीपी फॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एटीपी में। किसमें कन्वर्ट हुआ? एटीपी में। क्लियर? ये बॉन्ड हमने इसलिए क्यों ये बनाया? क्योंकि ये एनर्जी रिच बॉन्ड है। ये क्या है? एनर्जी रिच बॉन्ड है। टर्मिनल फॉस्फेट भी इसको बोलते हैं। क्या है? टर्मिनल फॉस्फेट। ये एनर्जी रिच बॉन्ड है। तो एडीपी और एनर्जी जो रिलीज हुई रेस्पिरेशन में, उस एनर्जी की प्रेजेंस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है? एटीपी बनता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की जो एनर्जी करेंसी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, वो क्या है? एटीपी। और इस एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या? एटीपी एनर्जी करेंसी है। तो एनर्जी जो आई उससे एटीपी की फॉर्मेशन हुई। और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है किसी भी एक्टिविटीज़ में, तो इस एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। तो एक मॉलिक्यूल एटीपी का, उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। अब एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी ब्रेक हो जाता है, और उस एटीपी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। जब एक मॉलिक्यूल एटीपी का टूटता है तो ये याद रखना है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनर्जी करेंसी क्या है?
एटीपी किससे बना है, ये बॉन्ड पूछ लिया जाता है, क्या है ये टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड, एनर्जी रिच बॉन्ड है, और कितनी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी जो ब्रेक डाउन हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के ब्रेकडाउन से, वो यूज होगी कहाँ, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में, मसल कॉन्ट्रिक्शन में, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो क्या है कि जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के ब्रेकडाउन से, वो प्रोटीन सिंथेसिस है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन और ट्रांसमिशन है। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे काम हैं जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी एटीपी के ब्रेकडाउन से। क्लियर? तो इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आगे हम इससे आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर बताती हूँ मैं कि अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, न्यूट्रिशन की वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ही आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।